गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स के पार्ट में डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स और मेजरमेंट, जिसकी अपनी प्रारंभ में 3 क्लास हो चुकी है और ये यूनिट्स और मेजरमेंट का अपना 4th लेक्चर है। चौथा वीडियो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था डायमेंशन और डायमेंशन इक्वेशन। तो वहाँ मैंने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता दी थी। अब फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन में मैंने आपको बता दी थी कि इसकी एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन, डेंसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, त्वरण, बल, कार्य और शक्ति, यहाँ तक ही अपन ने बीमा पढ़ ली थी। बाकी तो क्या है, 1000 फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी अपन को डायमेंशन लिखनी है, लेकिन फिर भी कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो मैन डायमेंशन में यहाँ करवा देता हूँ। बाकी जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा अपन उसकी यूनिट और डायमेंशन को लिखते जाएंगे। अब लेंथ ही अपन नहीं पढ़ेंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट अपन बात करते हैं। तो टॉपिक अपन ने ले रखा था डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। वीमा और विमीय समीकरण की अपन बात कर रहे थे। टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वीमा, और वीमा को अपन बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। अब शक्ति की मैंने प्रैक्टिकल यूनिट आपको बताई थी, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है, और एक मैंने आपको बता दी थी कि शक्ति की प्रैक्टिकल यूनिट होती है एचपी, और 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि शक्ति के मात्रक को अगर समय के मात्रक से गुणा करते हैं तो मात्रक अपन को प्राप्त होता है किसका? कार्य का। तो किलोवाट शक्ति का मात्रक है, जबकि किलोवाट हावर किसका मात्रक है? ऊर्जा या कार्य का, क्योंकि ऊर्जा किसका रूप होता है? कार्य का। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं, और अगली फिजिकल क्वांटिटी में ले रहा हूं दाब। अगली फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिस्कस कर रहे हैं दाब, और दाब का मतलब अपन बात कर रहे हैं किसकी? प्रेशर। अब दाब अपन किसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल क्या कहलाता है? दाब। तो दाब बराबर अपन लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल, तो दाब बराबर होता है बेटा बाह्य बल बट्टा क्षेत्रफल। तो किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल क्या कहलाता है? दाब। तो दाब बराबर होता है बेटा बल बट्टा क्षेत्रफल। अब दाब को अपन प्रेशर बोलते हैं, इसलिए P से, फोर्स एरिया को अपन किससे लिखते हैं? A। तो दाब हो गया बेटा P = F/A। यहां से अगर इसकी अपन बीमा लिखते हैं तो दाब की बीमा क्या होगी? देखो, फोर्स की बीमा तो होती है बेटा M1 L1 T-2, और एरिया की डायमेंशन होती है L2। जैसे ही L2 ऊपर जाएगी तो पावर किसकी होगी? माइनस की। तो यहां से L1 और L की पावर -2 आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है, तो इसकी बीमा होगी M1 L-1 T की पावर -2। तो दाब की बीमा होती है बेटा M1 L-1 और T की पावर -2। अब अगर अपन इसके मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की अगर अपन इसकी बात करते हैं, तो एसआई सिस्टम में दाब की क्या यूनिट होगी? देखो, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का अगर अपन मात्रक लिखते हैं तो इसका मात्रक बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। सिंबल के रूप में लिख सकते हैं N/मीटर स्क्वायर। ऊपर गई तो पावर किसकी होगी? माइनस। तो दाब का एमकेस या एसआई पद्धति में, एमकेस या एसआई पद्धति में अगर दाब का मात्रक पूछा जाएगा तो दाब का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को कंबाइंड रूप से अपन बोल सकते हैं पास्कल। कंबाइंड रूप से इसको क्या बोल सकते हैं? पास्कल। तो दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल भी होता है, और पास्कल का सिंबल होता है बेटा P। अब दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल क्यों होता है? क्योंकि पास्कल ने एक नियम दिया था जिसे अपन द्रव्य में दाब का संचरण नियम कहते हैं, और द्रव्य में दाब का संचरण नियम दिया था किसने? पास्कल।
तो दाब का एसआई पद्धति में मात्रक होता है पास्कल। सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक लिखते हैं तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन, और ये डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो मात्रक है ये किस पद्धति का है? सीजीएस। अब अगली चीज अपन बात कर रहे हैं कि दाब कैसी राशि होती है। तो दाब, प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी, दाब कैसी राशि होती है? पर्दिश। और पर्दिश राशि को इंग्लिश में अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो दाब कैसी राशि होती है? पर्दिश राशि होती है। तो प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी, दाब कैसी राशि होती है? पर्दिश। अब देखो वैसे राशियां दो होती है, अदिश और सदिश। अदिश को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। जबकि सदिश राशियां वह होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और साथ में सदिश संयोजन के नियम की भी क्या करते हैं? पालना। लेकिन कुछ ऐसी राशियां होती है जो न तो स्केलर होती है न वेक्टर होती है, तो उनको अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो दाब पर्दिश राशि होती है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि दाब निम्न में से कौन सी राशि है? अदिश, सदिश, पर्दिश, उपरोक्त सभी। अगर ऐसा आंसर आता है तो इसका आंसर जाएगा पर्दिश। और अगर ये दे दे कि दाब निम्न में से कैसी राशि है? अदिश, सदिश, दोनों ही नहीं, तब अपना आंसर जाएगा कि दाब कैसी राशि है? अदिश। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये नाम दे रखा है पर्दिश, तो आंसर जाएगा दाब कैसी राशि है? पर्दिश। अब यहां एक छोटा सा टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, दाब के प्रकार। टॉपिक अपन ले रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर या दाब के प्रकार। दाब अपन तीन तरीके के पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक तो जो दाब होता है उसको अपन बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एक दाब होता है उसको अपन बोलते हैं गेज दाब। और तीसरा जो दाब होता है उसको अपन बोलते हैं रियल प्रेशर या वास्तविक दाब। तो क्वेश्चन आ जाए कि दाब कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक तो होता है वायुमंडलीय दाब, एक होता है गेज दाब, और एक दाब होता है उसको अपन बोलते हैं वास्तविक दाब, रियल प्रेशर। तो दाब तीन तरीके के होते हैं। अब वायुमंडलीय दाब अपन किसे कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण होता है और वायु पृथ्वी की सतह पर दाब लगाती है, जिसे कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण होता है और वायु के कारण पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब, वायु के कारण पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब कौन सा दाब कहलाता है? वायुमंडलीय। जबकि गेज दाब अपन किसे कहते हैं कि द्रव स्तंभ के कारण, लिक्विड कॉलम के कारण या द्रव स्तंभ के कारण लगने वाला दाब, और द्रव स्तंभ के कारण जो लगने वाला दाब होता है उसको अपन बोलते हैं गेज दाब। तो वायु के कारण पृथ्वी की सतह पर लगने वाला दाब कहलाता है वायुमंडलीय दाब, जबकि द्रव स्तंभ के कारण लगने वाला जो दाब होता है उसको अपन बोलते हैं गेज दाब। जबकि वास्तविक दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब और गेज दाब, इन दोनों का योगफल होता है उसको अपन कौन सा दाब कहते हैं? वास्तविक। तो दाब दो तीन प्रकार के बताए, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, और एक मैंने बता दिया कौन सा दाब? वास्तविक दाब। तो वायु के कारण लगने वाला दाब कहलाता है वायुमंडलीय दाब। और किसी भी पात्र में अपन द्रव भरते हैं तो द्रव पात्र के पेंदे पर क्या लगाता है? दाब। और द्रव पात्र के पेंदे पर जो दाब लगता है या द्रव स्तंभ के कारण लगने वाला दाब होता है उसको अपन बोलते हैं गेज दाब। और वायुमंडलीय दाब और गेज दाब या कुल दाब होता है ना, उसको अपन बोलते हैं रियल प्रेशर या कौन सा दाब? वास्तविक दाब। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? गेज दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो यहां मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं जिसको याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि वायुमंडलीय दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है?
बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना कि वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर। जबकि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता रहा हूं, गेज दाब का मापन, गेज दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना कि गेज दाब का मापन मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब का मापन तो किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा, जबकि गेज दाब का जो मापन है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, मैनोमीटर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर, और गेज दाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, तो आंसर जाएगा मैनोमीटर। एक उपकरण और होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों के घनत्व का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा तरल पदार्थों के किसका मापन किया जाता है, घनत्व का। तो ये इन क्वेश्चनों को सुनना कि वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा, गेज दाब का मापन किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा, और हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो तरल या द्रवों के किसका मापन करता है, घनत्व है। तो द्रव के घनत्व का मापन किया जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा, गेज दाब का मापन किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा, और वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर। दाब की विमा होती है m1 L-1 T-2। दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कंबाइंड रूप से अपन बोलते हैं पास्कल, और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और दाब एक ऐसी राशि होती है प्रदिश। आगे अपन ले रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रेशर। मैं दो प्रैक्टिकल यूनिट बता रहा हूं। एक तो होती है बार, और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। और एक प्रेशर की प्रैक्टिकल यूनिट होती है टॉर। एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, 133 पास्कल होते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं। तो याद रखना कि मैंने दाब की तो प्रायोगिक इकाई बताई, एक तो बार, अब मिलीबार भी हो सकता है लेकिन बार, और एक होती है टॉर। एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, 133 पास्कल होते हैं। और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। चिकित्सा के सेक्टर में अगला क्वेश्चन बनता है, चिकित्सा के सेक्टर में, चिकित्सा के सेक्टर में दाब के मापन की इकाई है। तो चिकित्सा के सेक्टर में दाब के मापन की इकाई होगी टॉर। क्या होगी, टॉर। जबकि अंतरिक्ष वैज्ञानिक या मौसम विज्ञान में दाब की इकाई होती है बार, जबकि चिकित्सा के सेक्टर में दाब की इकाई काम में ली जाती है टॉर। और एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, 133। तो ये अपन एक छोटा सा टॉपिक लिया था दाब। आगे देखना, तो मैंने बताया कि दाब प्रदिश राशि होती है। दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक पास्कल होता है, सीजीएस पद्धति में डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दाब कितने प्रकार के बताए, 3। कौन कौन से होते हैं, वायुमंडलीय दाब, गैस दाब और वास्तविक दाब, या कुल दाब भी बोल सकते हैं उसको। वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा,
गैस दाब का मापन किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा, और हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा तरलों के किसका मापन किया जाता है, घनत्व का मापन किया जाता है। चिकित्सा के सेक्टर में दाब की कौन सी इकाई काम में ली जाती है, टॉर, और एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, 133 पास्कल होते हैं। तो 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133 पास्कल। ठीक है, दाब के बाद अगले यूनिट अपन अगले फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं प्रतिबल। अगले अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रतिबल। प्रतिबल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। अब देखो दाब तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल तो कहलाता है दाब, जबकि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बल, और आंतरिक बल को अपन बोल सकते हैं प्रत्यानयन बल। जैसे आपको मैं बताऊं, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर अपन जैसे बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल के कारण स्प्रिंग के आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन। तो उस बाह्य बल को तो अपन बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आपको होता है कि इस स्प्रिंग को पकड़कर खींचते हैं तो स्प्रिंग के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। जिस बाह्य बल के द्वारा इस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है उस बाह्य बल को तो अपन बोलते हैं विरूपक बल। लेकिन तभी उस वस्तु के अंदर अपने आप एक इंट्राएटॉमिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, अंतराण्विक बल उत्पन्न होता है, जो उसके आकार और आकृति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। जैसे अपन डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं या बाह्य बल को हटाते हैं तो वस्तु पुनः लौटकर अपने किस अवस्था में आ जाती है, प्रारंभिक, और पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने का गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। तो वो जो बल होता है ना प्रत्यानयन बल, वो कौन सा बल होता है, आंतरिक बल होता है। तो किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर साम्य अवस्था की स्थिति में किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बाह्य बल कहलाता है दाब, जबकि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक बल या प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है, प्रतिबल। तो प्रतिबल को बोलते हैं बेटा स्ट्रेस। प्रतिबल बराबर होता है बेटा आंतरिक बल, और इस आंतरिक बल को मैं बोल सकता हूं कौन सा बल, प्रत्यानयन बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, S इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसकी यूनिट और डायमेंशन वही होगी जो किसकी होती है, दाब की। बल की विमा होती है बेटा m1 L1 T-2, क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो यहां से इसकी विमा हो जाएगी m1 L-1 और T-2। तो दाब और प्रतिबल दोनों की मात्रक और विमाएं क्या होती है, समान। उसके बाद देखो इसका मात्रक लिखें या यूनिट लिखें तो बल का MKS पद्धति में मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कंबाइंड रूप से अपन बोल सकते हैं पास्कल। तो MKS या SI पद्धति में, MKS या SI पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, जबकि CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मात्रक है किस पद्धति का, CGS, और ये वाला मात्रक है किस पद्धति का, MKS। तो किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, तो दाब और प्रतिबल दो ऐसी भौतिक राशि होती है जिनकी मात्रक और विमाएं क्या होती है, समान। इनकी मात्रक और विमाएं क्या होती है, समान। ठीक है, तो ये विमा है अपनी किसकी, प्रतिबल की। ठीक, आगे आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने एक रूल लिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, कोई भी संख्या हो, कोई भी त्रिकोणमिति फलन हो या अनुपात राशियां या कैसा अनुपात हो, शुद्ध, तो संख्या, त्रिकोणमिति फलन और शुद्ध अनुपात का कोई भी मात्रक तथा क्या नहीं होती, विमा। तो ये कैसी राशि होगी बेटा, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होगी। अब मैं यहां कुछ मात्रकहीन और विमाहीन राशियों को डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैंने एक लिखा, कौन सा घनत्व है
आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? पदार्थ का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका घनत्व है? जल का घनत्व। तो किसी भी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व का अनुपात कौन सा घनत्व कहलाता है? आपेक्षिक। अब मैंने कहा शुद्ध अनुपात कौन सी होती है? कि वे राशियां जो एक समान राशियों का अनुपात होती है वो होती है अनुपात राशियां या शुद्ध अनुपात। और शुद्ध अनुपात का कोई भी मात्रक और क्या नहीं होती? विमा। तो प्योर रेशियो इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब एग्जांपल दिया मैंने रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व का अनुपात कौन सा घनत्व कहलाता है? आपेक्षिक। अब यहां ये घनत्व है तो घनत्व का मात्रक होता है बेटा केजी मीटर माइनस क्यूब, और ये भी घनत्व है तो इसका मात्रक होता है केजी मीटर माइनस क्यूब। ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। फिर भी अगर आपको पूछा जाता है ये कैसी राशि है, मात्रकीन तथा विमाहीन, फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसकी विमा आती है तो विमा लिखी जाएगी m0 L0 और t की पावर 0। तो ये आपेक्षिक घनत्व। दूसरा आपको मैं एक बता रहा हूं जिसको अपन बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा शुद्ध अनुपात का उदाहरण है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसको अपन बोलते हैं बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक बोलते हैं? निरपेक्ष। तो किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का वो एक कैसा अनुपात है? शुद्ध। और शुद्ध अनुपात होने के कारण ये भी कैसी राशि होगी बेटा? मात्रकीन तथा विमाहीन राशि होगी। तो अपवर्तनांक की विमा भी होगी बेटा m0 L0 और T0। अब ये विमाहीन राशि क्यों है? क्योंकि ये कौन सा अनुपात है? शुद्ध। और शुद्ध अनुपात होने के कारण इसका कोई भी मात्रक और क्या नहीं होगी? विमा। तो ये मात्रकीन तथा कैसी राशि होती है? विमाहीन। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो ये अपवर्तनांक है। निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 और वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.003, लगभग एक ही होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कांच, ग्लास का होता है 3/2 1.5। अब इसमें भी 2 कांच होते हैं, एक फ्लिंट कांच और एक कौन सा कांच? क्राउन। और एक मैंने बताया जल का, जल का होता है बेटा 4/3 1.33। और एक होता है डायमंड, हीरा 12/5 2.42। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे कम निरपेक्ष अपवर्तनांक, मिनिमम, न्यूनतम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका? वैक्यूम का। और आंसर आ जाए कि मैक्सिमम या अधिकतम निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका होता है?
तो याद रखना सबसे ज्यादा अपरिवर्तनांक होता है हीरे का और सबसे कम किसका होता है, निर्वात या वायु का। तो ये क्वेश्चन ज्यादा वाला पूछ सकता है कि इनमें में से सबसे अधिकतम अपरिवर्तनांक होता है, नाम दे देगा आपको, निर्वात, कांच, जल, हीरा। तो सबसे अधिकतम जो निरपेक्ष अपरिवर्तनांक होता है वो डायमंड का होता है। तो सर्वाधिक निरपेक्ष अपरिवर्तनांक किसका होता है, डायमंड का, और सबसे कम होता है निर्वात या वायु का, लगभग 1 होता है। तो यह निरपेक्ष अपरिवर्तनांक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे मैंने लिखा पदार्थ का घनत्व है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है, यही मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी डिस्कस कर देता हूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो जल का घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, क्योंकि जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य विचित्र व्यवहार दर्शाता है। और जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, 4। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है उसको याद रखना बेटा कितना होता है, 1 × 10⁻³ kg मीटर माइनस क्यूब। अब जल विचित्र व्यवहार दर्शाता है 0 से लेकर किसके बीच में, 4। और आप एक बाकी तो अपन थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन यहां आपको इतना याद रखना है कि सबसे किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो आंसर जाएगा बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व होता है 1 × 10⁻³ kg मीटर माइनस क्यूब। अगले प्योर शुद्ध अनुपात की अपन बात करें, एक होती है विकृति, और विकृति को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बेटा स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, विकृति। विकृति क्या होती है कि बाह्य बल के कारण वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन बट्टा वस्तु का प्रारंभिक आकार व आकृति। तो ये सारा जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं वो विमाहीन राशियों के, एक तो हो गई आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, और तीसरी विमाहीन राशि मैंने बताई आपको विकृति। विकृति है। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक। अपेक्षिक विद्युतशीलता या इसको अपन बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रावैधुतांक। आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यह भी कैसी राशि है, मात्रकीन और विमाहीन। तो इसकी विमा भी होगी बेटा m0 L0 और T0। बाकी कौन पॉइसन अनुपात, पॉइसन अनुपात, पोआसो अनुपात, एक नाम और याद रखना, कौन सा अनुपात, पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। बीटा उसको बोलते हैं पार्श्विक विकृति या अनुप्रस्थ विकृति बट्टा अनुदैर्घ्य विकृति। तो उन दोनों का अनुपात होता है विकृति बट्टा विकृति, शुद्ध अनुपात। तो जो भी शुद्ध अनुपात होता है उसकी कोई भी मात्रक और क्या नहीं होगी, विमा। तो इट इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो विमाहीन राशि के मैंने कितने एग्जांपल बता दिए, सबकी विमाहीन, विमाहीन का मतलब m0 L0 और t की पावर 0। तो उसके मैंने कई एग्जांपल बता दिए। अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का। सबसे कम किसका होता है, निर्वात का। उसके बाद मैंने बता दी विकृति, और विकृति के बाद मैंने बता दी अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्रावैधुता। ये सारे के सारे एग्जांपल है, ये कैसे अनुपात है, शुद्ध। और शुद्ध अनुपात की कोई भी मात्रक और क्या नहीं होगी, विमा। आगे और डिस्कस करते।
अब अगली फिजिकल क्वांटिटी अपन ले रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक या इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। तो अगला अपन ले रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक में एक नियम आता है जिसको अपन बोल रहे हैं हुक्स लॉ, हुक्का नियम। हुक्का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, लेकिन हुक्का नियम केवल परिभाषित होता है इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता की सीमा, है ना। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है कि किसी भी वस्तु पर अगर अपन बल आरोपित करते हैं तो बल आरोपित करने के कारण उस वस्तु के आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन। और जैसे बाह्य बल हटाते हैं वस्तु पुनः लौटकर अपनी किस अवस्था में आ जाती है, प्रारंभिक। और पुनः प्रारंभिक अवस्था में आने का गुण किसका गुण कहलाता है, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसके आकार और आकृति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अब प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वो प्रत्यानयन बल के कारण होता है। कई बार क्या होता है अपन वस्तु पर बल लगाते हैं और किसी भी वस्तु पर आरोपित विरूपक बल का वह अधिकतम मान जहां तक उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है तो वो कहलाती है प्रत्यास्थता की सीमा। जैसे अपन प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक बल आरोपित करते हैं तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु से किस वस्तु में कन्वर्ट हो जाती है, प्लास्टिक। तो हुक्का नियम परिभाषित होता है केवल प्रत्यास्थता की सीमा में। अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, विकृति के। अब कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलते हैं तो अपन एक नियतांक लगा देते हैं। तो प्रतिबल बराबर अपन लिखते हैं ई गुणा विकृति, प्रतिबल बराबर लिखते हैं ई गुणा विकृति। यहां ई एक समानुपातिक नियतांक है, ई एक समानुपातिक नियतांक है और ई जो समानुपातिक नियतांक है ना, इस ई एक समानुपातिक नियतांक है जिसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यहां ई एक समानुपातिक नियतांक है जिसे कौन सा गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता। अब यहां से ये प्रत्यास्थता गुणांक ई और प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर आ जाएगा बेटा प्रतिबल बट्टा विकृति। ई बराबर आ जाएगा प्रतिबल बट्टा विकृति। तो ई बराबर प्रतिबल बट्टा विकृति, इसका मतलब कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे कौन सा गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है प्रतिबल बट्टा विकृति। अब विकृति तो एक शुद्ध अनुपात है, इसलिए इसका तो कोई भी मात्रक और क्या नहीं होगी, विमा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यास्थता गुणांक का, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक व विमेय समीकरण, मात्रक व विमा वही होगी जो किस राशि की होती है, प्रतिबल की। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमेय समीकरण वही होगी जो किस राशि की होती है, प्रतिबल। तो प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमेय समीकरण सम। इसलिए इस प्रत्यास्थता गुणांक ई की विमा होगी प्रतिबल के तुल्य और इसकी विमा मैंने बताई थी m1 L-1 t की पावर -2। मात्रक देखेंगे तो इसका होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कंबाइंड रूप से अपन बोलते हैं पास्कल, और सीजीएस पद्धति में होगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला तो मात्रक है बेटा किस पद्धति का, एमकेएस, और ये वाला मात्रक है किस पद्धति का, सीजीएस। अब देखो यहां कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, हुक्का नियम निम्न में से किस भौतिक राशि को परिभाषित करता है, किस भौतिक राशि को परिभाषित करता है।
हुक का नियम निम्न में से किस भौतिक राशि को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी विकृति, ऑप्शन सी प्रत्यास्थता गुणांक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आ जाए कि हुक का नियम इनमें से किस भौतिक राशि को परिभाषित करता है? तो याद रखना बेटा, हुक का नियम कौन सी भौतिक राशि को परिभाषित करता है? प्रत्यास्थता गुणांक। तो हुक का नियम इनमें से कौन सी भौतिक राशि को परिभाषित करता है बेटा? प्रत्यास्थता गुणांक को। तो हुक का नियम कौन सी भौतिक राशि को परिभाषित करता है? प्रत्यास्थता गुणांक। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन मैं जैसे दे दूं कि प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी विकृति, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं। तो कई विद्वान इसका आंसर करके आते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आंसर करके आते हैं बेटा प्रतिबल और विकृति दोनों। जबकि प्रत्यास्थता गुणांक न तो प्रतिबल पर निर्भर करता है न ही विकृति पर। क्यों नहीं करता? अब अगर मैं ये पूछूं कि किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को बढ़ाकर दुगुना करने पर प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा? दुगुना, आधा, 4 गुना, अपरिवर्तित रहेगा। तो आप तो देखोगे E बराबर प्रतिबल बट्टा विकृति, बोले प्रतिबल दुगुना तो प्रत्यास्थता गुणांक भी कितना हो गया? दुगुना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्यास्थता गुणांक कभी भी प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रत्यास्थता गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिबल और विकृति दोनों पर ही निर्भर नहीं करता। क्योंकि हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के क्या है? समानुपाती। और प्रतिबल विकृति के समानुपाती, इसका मतलब प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ कैसी रेखा आएगी? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसमें जो प्रतिबल और विकृति होती है वो लीनियरली चेंज होती है, रैखिक रूप से चेंज होती है। ग्राफ सरल रेखा आएगी तो प्रतिबल दुगुना तो विकृति भी दुगुना, ये कैंसिल आउट होगी। प्रतिबल 4 गुना, विकृति भी 4 गुना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कभी भी प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिबल और विकृति पर निर्भर नहीं करता। याद रखना है इसको। इस हुक के नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ना? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए। अब हुक के नियम के अनुसार अगर इस प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ आएगा कैसी रेखा? सरल। अब सरल रेखा क्यों आएगा? कि हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल विकृति के क्या होता है? समानुपाती। और प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है तो इसका ग्राफ सरल रेखा। ग्राफ कैसी रेखा आएगी? सरल रेखा। अब इसके दो क्वेश्चन बनते हैं कि हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता या ढाल निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है? प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, उपरोक्त सभी। तो आंसर जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। देखो एक लाइन में ये बोल रहा हूं किस तरीके से, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं। प्रतिबल विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता को अपन बोलते हैं ढाल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। प्रतिबल व विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है?
आंसर जाएगा बेटा कि प्रतिबल व विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है? प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि हुक्के नियम के अनुसार प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचे गए वक्र कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल। और इस प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है? प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करती है। कैसे करेगी? मान लीजिए ये थीटा, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये देखो, तो ये वाई और ये एक्स। अब स्लूप और इसकी प्रवणता निकालते हैं। तो प्रवणता या ढाल ज्ञात किया जाता है वो किसकी सहायता से? tan थीटा। तो यहां इस वक्र का स्लूप m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। अब लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब वाई आधार अक्ष, तो इसको लिख सकता हूं बेटा वाई अपॉन अक्ष। वाई एक्सिस पर मैंने क्या ले रखा है? प्रतिबल। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या ले रखा है? विकृति। प्रतिबल बट्टा विकृति, और प्रतिबल बट्टा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुण। तो याद रखना है इसको कि प्रतिबल व विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है? आंसर जाएगा बेटा प्रत्यास्थता गुण। तो यहां से प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हो गया E इज इक्वल टू tan थीटा। E इज इक्वल टू tan थीटा। अब आगे मैं आपको यह पढ़ाऊंगा जब काइनेमेटिक्स अपन पढ़ेंगे 1D और 2D वाला चैप्टर में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ से मिनिमम एक राशि प्राप्त हो सकती है जबकि अधिकतम दो राशि प्राप्त हो सकती है। अब ग्राफ से एक तो जो राशि प्राप्त होती है वो उस वक्र की प्रवणता से, और प्रवणता या ढाल का मतलब tan थीटा, और एक जो राशि प्राप्त होती है वो उन दो राशियों के मध्य खींचे गए वक्र और अक्ष के मध्य गिरे हुए क्षेत्रफल से प्राप्त होती है। तो एक राशि तो होगी प्रवणता से। अब दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचे गए वक्र और विकृति अक्ष के मध्य गिरा हुआ क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो याद रखना बेटा यह क्षेत्रफल है इस वक्र और विकृति अक्ष के मध्य गिरा हुआ क्षेत्रफल एबीसी। एबीसी कैसा त्रिभुज है? समकोण, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार पर विकृति, ऊंचाई पर क्या है? प्रतिबल। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आप नोट्स में इसको लिखना। अगला मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, प्रतिबल व विकृति के मध्य खींचे गए वक्र व विकृति अक्ष, विकृति अक्ष का मतलब अक्ष के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है। ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रतिबल विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता किस भौतिक राशि को व्यक्त करती है? आंसर जाएगा बेटा इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणा। तो दूसरी क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबल विकृति के मध्य खींचे गए वक्र और विकृति अक्ष के मध्य गिरा हुआ क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? आंसर जाएगा बेटा एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व को। कैसे? यहां मैं क्षेत्रफल पूछूं एबीसी का क्षेत्रफल, यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार पर मैंने ले रखी है विकृति और ऊंचाई पे मैंने ले रखा है प्रतिबल। 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, और 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति है वो तार के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा है।
और किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में संचित स्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। तो अपन टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं उनका मिक्सअप करेंगे और उन्हीं से अपन को पढ़ना। तो याद रखना कि प्रतिबल विकृति के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करती है, जबकि प्रतिबल विकृति वक्र और विकृति अक्ष के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सी भौतिक राशि को व्यक्त करता है बेटा? ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी को व्यक्त करता है। आगे देखना, अब देखो प्रत्यास्थता गुणांक तीन प्रकार का। एक तो होता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, या इसको अपन बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। इसको अपन बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो बेटा प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के? तीन। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त किया जाता है y, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करते हैं k या b से, जबकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को व्यक्त करते हैं अपन एटा। ये प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। इन तीनों प्रत्यास्थता गुणांक का एमकेएस पद्धति में मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, और सीजीएस पद्धति में होगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस में और ये होगा एमकेएस। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार है, चाहे वो यंग हो, आयतन हो, अपरूपण। और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा गुणांक पे? दृढ़ता। तो इन तीनों का मात्रक और बीमा भी वही होगी तो किस भौतिक राशि की होती है? दाब की। जो किस भौतिक राशि की होती है? प्रतिबल की। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमीय समीकरण प्रतिबल के तुल्य होता है। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक भी तीन प्रकार के। तो तीनों का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तीनों का सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीनों की विमा होगी m1 l-1 और t-2। तीनों का मात्रक भी समान होगा, तीनों की विमा भी क्या होगी? सम। अब ये तीनों का मात्रक और विमा किस किस का समान हुआ? दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। ये सारी की सारी ऐसी राशि है जिनका क्या सम्मान है? मात्रक व विमा सम्मान है इनकी। तीनों का क्या सम्मान है? मात्रक व विमा। इन सब का मात्रक और विमाएं क्या होगी? सम। इनसे रिलेटेड मैं वैसे तो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां आपको बता दूं y, k और एटा, इन सब का मान होता है पॉजिटिव। याद रखना कि y, k, एटा का मान सदैव धनात्मक होता है। y, k, एटा में से जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है ना, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, अब यहां आपको बताया किसी भी पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
पदार्थ की ये तीन अवस्था ले रहा हूं मैं, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मेरी बात को समझना, जो ये पदार्थ की ठोस अवस्था होती है ना, सॉलिड, पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसमें ये तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पाए जाते हैं। ठोसों में y भी होता है, k भी होता है और ईटा भी होता है, ठीक है। जबकि ये द्रव और गैस अवस्था है, इस द्रव और गैस अवस्था में केवल और केवल कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक पाया जाता है? आयतन। तो ठोसों में तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पाए जाते हैं और ठोसों में तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि द्रव और गैस अवस्था में केवल और केवल कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक पाया जाता है? आयतन। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव्य, गैस, उपरोक्त सभी। अपन को दिखता है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, तो उसी को आंसर लगाते हैं। जबकि आपको मैं बता रहा हूं कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल और केवल पदार्थ की किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल और केवल ठोस में पाया जाता है। जबकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव्य, गैस, उपरोक्त सभी, तब आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों में भी पाया जाता है, द्रव्य में भी पाया जाता है और गैसों में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके आधार पर आंसर देना है। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल और केवल पदार्थ की किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। ठोसों में तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पाए जाते हैं और केवल आंसर आ जाए यंग का, पाया नहीं जाए। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि द्रव्य और गैसों में निम्न में से कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक पाया जाता है? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मत कर देना। द्रव्य और गैसों में केवल और केवल पाया जाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जबकि ठोसों में तीनों पाए जाते हैं। और y के ईटा इन तीनों का मान सदैव कैसा होता है? पॉजिटिव। एक क्वेश्चन और याद रखना है इससे रिलेटेड कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक में क्या संबंध होता है बेटा? y है वो ईटा का 3 मल्टीपल होता है, y है वो ईटा का 3 मल्टीपल होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं बेटा ईटा इज इक्वल टू y अपॉन 3। टॉपिक अपन बीमा पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अपन साथ में देख रहे हैं। तो ठोसों में तीनों प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पाए जाते हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल और केवल पदार्थ की किस अवस्था में? ठोस। द्रव्य और गैसों में केवल एक ही प्रत्यास्थता गुणांक पाया जाता है और वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आगे देखो। अगला अपन ले रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको लिखा जाएगा कैपिटल G। और ये बीमा बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई। देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड m1, m2 और दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी मैं आपको बता रहा हूं कितनी? r। दो पिंड है, एक तो m1 और दूसरा पिंड कौन सा है? m2। और दोनों द्रव्यमान पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r। अपन सब ने पढ़ रखा है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है।
पहले पिंड को आकर्षित करता है दूसरा और दूसरे को आकर्षित करेगा पहला। ये पहले पे बल लग रहा है दूसरे के कारण, ये दूसरे पे बल लग रहा है किसके कारण? पहले के। दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया की नियम की पालना होती है। सिंपल सी चीज। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिस बल के द्वारा आकर्षित करता है उसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इन दोनों द्रव्यमान पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि दोनों द्रव्यमान पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ए प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलते अपन नियतांक लगाते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। यहां g एक समानुपातिक नियतांक है, g एक समानुपातिक नियतांक है जिसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो यहां से सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g इज इक्वल टू F इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। अब यहां से अगर मैं इसके मात्रक लिखूं तो इसका मात्रक क्या होगा? देखो, F बल है न्यूटन, R दूरी है मीटर, m1 और m2 द्रव्यमान है kg स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये वाला जो मात्रक है वो किस पद्धति का? MKS या SI पद्धति का? सिंबल में ऐसा लिख सकते हैं इसको, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। CGS पद्धति में डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, ये वाला है CGS, और ये वाला मात्रक है किस पद्धति में? MKS। और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम। यहां से इसकी मैं बीमा लिखूं तो देखो, बल की बीमा m1 L1 T-2 इंटू R दूरी है L2, m1 m2 द्रव्यमान है m2। अब देखो, यहां से सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g की अगर मैं बीमा लिखूं तो L2 और L1 L की पावर 3, m2 ऊपर जाएगी, पावर किसकी होगी? माइनस की। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g की क्या बीमा होती है? m-1 L3 T-2। ये कई बार पूछा गया। g की बीमा होगी उल्टा m-1 L3 T की पावर -2। ठीक है, इस g का MKS पद्धति में मान याद रखना है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये जो मैंने मान लिखा है वो किस पद्धति में है? MKS में। जबकि CGS पद्धति में g का मान 6.67 गुणा 10 की पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, ये वाला मान है वो किस पद्धति में है? CGS। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का MKS पद्धति में मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, और CGS पद्धति में इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -8 डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सुनना, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम मापन किसने किया था? कैवेंडिश। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का प्रयोग
तो इस सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का प्रयोगशाला में सर्वप्रथम मापन किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश। तो प्रयोगशाला में सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का सर्वप्रथम मापन किस वैज्ञानिक ने किया था? कैवेंडिश। अब सुनना मेरी बात को, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहते हैं? यह एक ऐसा नियतांक है जिसका मान न तो इन पिंडों के आकार और आकृति पर निर्भर करता है, न इस जी का मान इन दोनों पिंडों के बीच में भरे हुए किस पे डिपेंड नहीं करता, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता। ये बात को सुन, इस सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान न तो इन पिंडों के आकार और आकृति पर निर्भर करता और न इन दोनों पिंडों के बीच में भरे हुए माध्यम की प्रकृति पर। इस जी का मान पृथ्वी की सतह पर भी वही है जो चंद्रमा की सतह पर है, कहीं पर्वत की चोटी पर भी वही है जो किसी कैविट खदान के अंदर है। तो इस जी का मान चेंज नहीं होता, इसलिए अपने इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, क्योंकि इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों पिंडों के बीच में भरे हुए माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। निर्वात में वही होगा जो माध्यम में होगा, तो इसका मान चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। बाकी अपन आगे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।